हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NT-UGC नेट म्यूजिक वोकल का सिलेबस करने जा रहे हैं। इसकी यूनिट 1 कर रहे हैं आज हम। ये लेक्चर हमारा 6 है। पहले जो 5 लेक्चर हैं उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे लेक्चर जो है देख सकते हैं। यूनिट 1 NT-UGC नेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यूनिट 1 में क्या है, आपकी डेफिनेशंस है सारे के सारे। और आज जो हम डेफिनेशंस है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मार्ग संगीत, देशी संगीत, कुतुब या वृंद या फिर वाद्यकार, इन सब के बारे में जो है आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको बहुत कुछ जानने को जो है नया मिलेगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्ग संगीत और मार्गी संगीत एक ही बात है। इस संगीत को केवल गंधर्व ही गाया करते थे, इसलिए इसको गंधर्व संगीत भी कहा जाता था। यानी कि मार्गी संगीत को गंधर्व संगीत के नाम से भी जाना जाता था। यह शब्द प्रधान संगीत था। इसमें शब्दों की जो है प्रधानता रहती थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष को प्राप्त करना। मार्गी संगीत अनेक कठोर नियमों से बद्ध था, अनेक कठोर नियमों से बंधा हुआ था। मार्गी संगीत अगर हम आज की बात करें, जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है, वो भी एक कठोर नियमों से बंधा हुआ है तथा इसमें गायक को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। ऐसा ही शास्त्रीय संगीत में भी है कि गायक को जो है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। मार्गी संगीत वर्तमान में जो प्रचलित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं देशी संगीत के। इस संगीत का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ मनोरंजन, जैसे कि आज का हमारा है सुगम संगीत, भाव संगीत। कुछ विद्वानों का मत है कि मार्गी संगीत में परिवर्तन करके ही देशी संगीत की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि देशी संगीत का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, इसलिए इसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन भी होते रहे, अनेक चेंजेस आते रहे। हमारे आधुनिक संगीत भी देशी संगीत के अंतर्गत आता है। जो हमारा संगीत आज का है वो भी देशी संगीत के अंतर्गत आता है। प्राचीन समय में देशी संगीत को गान कहा जाता था। मार्गी संगीत को गंधर्व संगीत के नाम से जाना जाता था और देशी संगीत को गान। ठीक है, जन रुचि यानी कि लोगों की रुचि पर आधारित होने के कारण प्रत्येक प्रांत यानी कि प्रत्येक राज्य में इसका रूप जो है अलग अलग है। इस संगीत के नियम मार्गी संगीत की तरह कड़े नहीं हैं और इसमें स्वतंत्रता भी अधिक है। इसमें गायक किसी भी स्वर का, किसी भी ताल का जो है प्रयोग कर सकता है। देशी संगीत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध यानी कि जो बंधा हुआ है और अनिबद्ध जो नहीं बंधा हुआ। तो जो गाना ताल में बंधा हो वो निबद्ध गान कहलाता है, अर्थात तालबद्ध रचनाओं को निबद्ध गान कहते हैं। ताल से बंधी हुई रचनाओं को निबद्ध गान कहा जाता है। प्राचीन काल में निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि गायनों के प्रकार प्रचलित थे और वर्तमान में बात की जाए तो निबद्ध गान के अंतर्गत ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, दादरा ये सभी आते हैं। अनिबद्ध गान, जो गान ताल में न बंधा हो अनिबद्ध गान कहलाता है। प्राचीन काल में अनिबद्ध गान के जो प्रकार थे, रागालाप, रूपकालाप, अलप्ति गान प्रचलित थे। आधुनिक समय में निबद्ध गान के अंतर्गत केवल आलाप गायन प्रचलित है, जो राग के पूर्व तथा कभी कभी राग के बीच में भी गाया बजाया जाता है। कुतुब या फिर वृंद, इसके बारे में हम जानते हैं। प्राचीन समय में एक साथ बहुत से वाद्यों को बजाने की क्रिया को जो है वृंद वादन कहते थे। दोबारा पढ़ते हैं। पुराने समय में, प्राचीन काल में एक साथ बहुत से वाद्य जब बजाए जाते हैं उसकी क्रिया को क्या कहा जाता है? वृंद वादन। वृंद वादन को पाश्चात्य संगीत में ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में इसको वृंद वादन को ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। आजकल ये वर्ड तो आप सबने ही सुना होगा, ऑर्केस्ट्रा, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे वाद्य जो है एक साथ बजाए जा रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑर्केस्ट्रा, पाश्चात्य संगीत में। ठीक है, और हमारे हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहते थे? वृंद वादन। वृंद वादन के लिए नाट्य शास्त्र में कुतुब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कुतुब शब्द का प्रयोग किस में किया गया? नाट्य शास्त्र में किया गया, भरत के द्वारा किया गया, और वृंद वादन के लिए किया गया कुतुब शब्द का प्रयोग। कुतुब को भरत ने 3 प्रकार में बांटा, तत् कुतुब, अवनत कुतुब और नाट्याश्रय कुतुब। इन तीनों भागों में वर्गीकृत किया है। मतलब ये क्वेश्चन जो है NT-UGC नेट ने 2020 के एग्ज़ाम में डाला था कि भरत ने कौन कौन से कुतुब माने हैं, कितने प्रकार के माने हैं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में तत् कुतुब को घोषवती, चित्रा, विपंची आदि वीणाओं के वादक, वंश, पाविक, पाव, मोहरे एवं श्रृंग वाद्यों के वादक,
तथा अन्य उत्तम तालधारियों से युक्त बताया है। इन्होंने कहा है कि जो तत् कुतुब में ये सब आते हैं, ठीक है। और अवनत कुतुब को मृदंग, पणव, दरदूर, पटय, जय घंटा, कांस्यताल आदि वाद्यों से युक्त बताया है। ये जो आप वाद्य के नाम देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाद्यों के नाम बताए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कांस्यताल कौन सा वाद्य में आता है, तो ये अवनत में आता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए, एक बार नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था, पाविक था या पाव, इन दोनों में से कि ये कौन सा वाद्य है, तो ये तत्वाद्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन वीणाओं के जो भी ये जो नाम दिए हुए हैं, आप दोनों के तत् कुतुब के, अवनत कुतुब के अच्छे से लर्न करें। नाट्य कुतुब को विभिन्न देशीय अभिनय तथा नृत्य कला में सिद्ध हस्त पंडितों से युक्त बताया है। नाट्य कुतुब में क्या होता है, नृत्य कला और विभिन्न देशों, नाट्य कुतुब को विभिन्न देशीय अभिनय, नाट्य में क्या होता है, अभिनय होता है, तथा नृत्य कला में सिद्ध हस्त पंडितों से युक्त बताया गया था इसमें। मुगल काल में कुतुब की संज्ञा जो है नौबत को प्रदान की गई। तो कुतुब क्या था, वृंदवादन था, और मुगल काल में इसको नौबत भी कहा गया। पाणिनि काल में वाद्य के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, तुर्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया था। तुर्य में भाग लेने वाले को तुर्यांक कहा जाता था। तत्कुतुब में क्या होता है, तंत्री वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, तार वाले वाद्यों का। अवनत कुतुब में चर्म से बड़े वाद्यों का प्रयोग होता है। नाट्य कुतुब में तत्, अवनत वाद्यों तथा गायक गायिकाएं आते थे। अब है कि नाट्य कुतुब के 3 भेद हैं। हम ध्यान से पढ़ना है कि हम नाट्य कुतुब की बात कर रहे हैं। उत्तम, अधम, मध्यम। उत्तम में क्या होता था, आपके 4 गायक होते थे, 8 सहगायक होते थे। नाट्य मीन्स नाटक को प्रस्तुत करने की कला, ठीक है। तो उत्तम में क्या होता था, आपको 4 गायक, 8 सहगायक और 4 मृदंगवादक होते थे। अधम में क्या होता था, 2 गायक होते थे, 4 सहगायक होते थे और 2 मृदंगवादक होते थे। और मध्यम में जिस कुतुब में भागीदारों की संख्या उत्तम से तो कम हो लेकिन अधम से अधिक हो। पंडित रविशंकर ने हिंदुस्तानी वृंदवादन का जो है विदेशों में खूब प्रचार प्रसार किया था। अब बात करते हैं हमारी लास्ट डेफिनेशन की, वाग्यकार। जो कलाकार स्वर रचना तथा साहित्य या फिर पद रचना में प्रवीण होता था, मतलब जिसको स्वर का भी पूरा ज्ञान हो और पद का भी पूरा ज्ञान हो, तो वह आपका वाग्यकार कहलाता था। वाग्यकार शब्द में वाग का अर्थ है पद रचना अथवा मातु, तो पद रचना को मातु भी कहा जाता था। और गे रचना, गे का अर्थ था स्वर रचना अथवा धातु। तो इस बात को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। प्राचीन समय में मातु और धातु शब्दों का जो प्रयोग है क्रमशः साहित्य और धातु के लिए संगीत का प्रयोग किया जाता था। मातु के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो शब्द था साहित्य, धातु के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था संगीत, ठीक है। पंडित शारंगदेव ने कहा है कि जो कलाकार मातु और धातु या फिर साहित्य एवं स्वर रचना में प्रवीण होता है वो वाग्यकार कहलाता है। इसको स्वर रचना का भी ज्ञान हो और साहित्य यानी कि पद रचना का भी ज्ञान हो, वो आपका वाग्यकार कहलाता था। वाग्यकार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये भी आपको पता हो। साहित्य शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, इसके व्याकरण, छंद, रस और अलंकार आदि सभी शास्त्रों का ज्ञान जो है इसमें आ जाता है। देश की स्थिति अथवा चाल रीतियों का ज्ञान हो। संगीत शास्त्र का उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसके अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों शास्त्र का ज्ञान आ जाता है इसमें। देश की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। संगीत कला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, संगीत कला के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात लय, ताल, स्वर और राग सभी का ज्ञान होना चाहिए। अनेक काकू ज्ञान, ध्वनि के विभिन्न प्रकारों को जो है काकू कहते थे। ये 6 प्रकार के थे, स्वर काकू, देश काकू, शे काकू, अन्य राग काकू, जयंत्र काकू। स्वस्थ शरीर होना चाहिए, अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी वो अच्छी रचना जो है कर पाएगा। अलौकिक बुद्धि और प्रतिभा होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। शीघ्र कवित्व और स्वर रचना करने की शक्ति होनी चाहिए, उसमें जल्दी से जल्दी मतलब पद को लिखने की और उसको जल्द से जल्द स्वर में ढालने की जो है शक्ति होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाश्चात्य संगीत में वाग्यकार के लिए कंपोजर अर्थात रचयिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि वृंद वादन के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक है। वृंद वादन को कुतुब भी कहा गया, कंपोजर भी कहा गया, तो ठीक है।
थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए इससे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।